बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स एंड टुडे विल डिस्कस अबाउट these ऑब्जेक्टिव्स टू फाइंड मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज ऑफ अनग्रुप डाटा। हम सारा अनग्रुप डाटा आज डिस्कस करेंगे। ग्रुप डाटा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। टू ड्रॉ पाई चार्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, और हम बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ पाई चार्ट और हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पाई चार्ट। यानी एंगल्स दिए होते हैं तो, और क्या यानी एंगल दिया आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, या फ्रीक्वेंसी दी होती है तो आपने एंगल फाइंड करना है, इस तरह से। उसके बाद हमने बात करनी है पिक्टोग्राम के बारे में। ये बहुत बेसिक सा ऑब्जेक्टिव है पिक्टोग्राम, बहुत मतलब जूनियर क्लासेस में होता है ये ऑब्जेक्टिव। तो वैसे इसका क्वेश्चन कभी कभी आ जाता होता है। विल डिस्कस अबाउट पास पेपर क्वेश्चन 2 ऑफ पिक्टोग्राम। तो इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू ड्रॉ स्कैटर डायग्राम एंड सॉल्व रिलेटेड प्रॉब्लम। स्कैटर डायग्राम के बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। बाकी आपका जो ग्रुप डाटा है जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो वो हिस्टोग्राम आ जाती हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मिनी, मीडियन, मॉड ऑफ ग्रुप डाटा, सॉरी अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो टेबल में नहीं दिया होता। आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे, आपको जो डाटा दिया जाएगा वो टेबल की फॉर्म में नहीं है, ऐसी रफ डाटा दिया जाएगा, ऐसे नंबर लिखे होते हैं। ठीक है जी, उसका आपने मीन, मीडियन, मॉड फाइंड करना है। इसके लिए पहले मैं आपको बता दूँ कि फॉर अनग्रुप डाटा जो आपने फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं वो क्या क्या हैं फॉर अनग्रुप डाटा। ठीक है जी, तो मीन का फॉर्मूला आप क्या यूज़ करेंगे? मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ डाटा। मैं अक्सर बच्चों को ये बताता होता हूँ कि ये फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि एज इज़ आपने लिख के और आपने मीन निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आपको इस फार्मूला का यूज़ आना चाहिए कि किस तरह से इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। नंबर ऑफ़ डाटा हम नीचे डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये भी है कि सम ऑफ डाटा अगर आपने निकालना है तो आप नंबर ऑफ़ डाटा को मीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास सम ऑफ डाटा आ जाता है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे आपके पास आएंगे कि जिसमें आपको सम ऑफ डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, तो विल डिस्कस अबाउट इट। तो इसके बाद मीडियन का फार्मूला क्या है? मीडियन निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, फार्मूला नहीं है बल्कि इसमें क्या करते होते हैं, मीडियन इक्वल टू मिडिल वैल्यू। सिर्फ डाटा को अरेंज कर लें और आप मिडिल वैल्यू उसकी आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी है। ठीक है जी, और जो है ना, आपने इसको आइडेंटिफाई करने से पहले ये भी देखना है कि अगर आपके पास मिडिल में 2 वैल्यूज़ बचनी है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे आप। इसके लिए ये बात याद रखनी होती है, नोट याद कर लें कि अरेंज द डाटा फर्स्ट। ठीक है जी, आपने डाटा को अरेंज करना है और फिर आपने उसकी मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपका मीडियन होगा। ऐसे ही फाइंड नहीं कर देनी, अरेंज द डाटा। इसके बाद आपके पास क्या आ जाता है? मॉड। मॉड में क्या है? मॉड आपका होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आ रहा है, जो वैल्यू आपके पास सबसे ज़्यादा बार आ रही है डाटा में, वो आपका मॉड होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपका मॉड आ गया। इसके बाद आपके पास जो लास्ट टाइप है इसकी, वो क्या है? एवरेजेस की रेंज। ठीक है जी, रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैक्स वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू यानी माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है जी, इनको हम सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू से माइनस कर देंगे, यानी सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे सबसे बड़ी वैल्यू में से, तो आपके पास रेंज आ जाएगी उस डाटा की। ये आपके पास एवरेजेस हो गई हैं। इसके बाद आपके पास जो है ना, हमने जो बात करनी थी, ये तो सिंपल आपके पास क्वेश्चंस हैं। आपने इसका यूज़ जो है ना, मैं आपको बताऊँगा आगे जाके जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें यह होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन और इन सब का यूज़ बता दूँ। बाकी तो आप डाटा में मीन, मीडियन, मॉड तो आपको पता ही है कि कैसे निकालना है। मैं आपको पहले बल्कि एक इजी एग्जांपल देता हूँ। मैंने मीन, मीडियन, मॉड निकालना है जिसका डाटा है आपके पास -5 और इसके बाद -2, 8, 2, 5, 4 और -2 एंड 3। ठीक है जी, ये डाटा है आपके पास और हमने फाइंड क्या करना है? इसका मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज फाइंड करनी है। ये सिंपल सी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बेसिक सी। फाइंड मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज।
ये चीज़ें हमने इसकी इस डाटा की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन का फार्मूला क्या है? मीन का फार्मूला होता है जी सम ऑफ डाटा ओवर नंबर ऑफ डाटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मीन इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ डाटा -5 -2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा +8 +2 +5 +4 सॉरी प्लस आएगा -2 +3 ओवर। आप काउंट कर लें कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नंबर्स हैं। आप 8 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। इन सब को ऐड करने से देखना है, आपने पहले पॉजिटिव वाले ऐड कर लेने और फिर नेगेटिव वाले आपस में ऐड कर लें। नेगेटिव वाले -9 बनते हैं और पॉजिटिव वाले भी देख लें कितने बनेंगे, उनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 13/8। ठीक है जी। 13/8 को आप पॉइंट में चेंज कर लें या ऐसे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, ये 1.625 भी आ जाएगा, ये लिख देंगे इसमें। ये इसका मीन आ गया है। अब मीडियन क्या निकालेंगे? मीडियन के लिए मैंने अभी आपको बताया था, इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज कैसे करना है? मीडियन के लिए से पहले हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप सबसे छोटी वैल्यू लिख लें। सबसे छोटी वैल्यू आपकी -5 देन -2 और फिर एक और -2 है और उसके बाद आपके पास इससे बड़ा नंबर है जी 2 देन 3 और देन 4 नंबर है आपके पास 5 एंड 8। इसको मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है जी। देख लें कोई रह ना गया। हाँ जी। तो इसको अरेंज करने के बाद आप देखें मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू। मैं कैंसिल करते जाता हूँ। ये 2 नंबर इधर से कैंसिल हो गए, इधर से भी 2 कैंसिल हो गए हैं, एक नंबर ये कैंसिल हो गया, एक ये दरम्यान में ये 2 नंबर बच गए हैं आपके पास। इस तरह से ना इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर एक ही नंबर बच गया तो वही आंसर है। 2 बच गए हैं तो आप दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। आपके पास जो मीडियन है वो आ जाएगा मीडियन इक्वल टू 2 + 3/2 यानी 2.5 5/2 आएगा ये। तो 2.5 इसका मीडियन आ गया है। मॉड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रही है डाटा के अंदर वो वैल्यू। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपके पास -2 है। समटाइम इस तरह होता है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, सारे ही एक जैसी क्वांटिटी में आ रहे होते हैं, तो यानी हर नंबर एक ही बार आया है, कोई भी रिपीट नहीं हुआ। तो इसमें लिख देते होते हैं नो मॉड। ज़ीरो नहीं लिखना, अक्सर बच्चे लिख देते हैं ज़ीरो मॉड है, यानी कोई मॉड नहीं है। ज़ीरो तो नंबर डिजिट है ना, एक इंटीजर है, तो आपने लिखना है नो मॉड। अगर ऐसा हो कि 2 नंबर एक ही सेम टाइम में रिपीट हो रहे हैं, जैसे -2 2 बार आया है, एक और कोई नंबर है जैसे 5 वो भी 2 बार है, तो आप दोनों नंबर लिखेंगे -2 और 5 कॉमा लगा के ना 5 भी लिखेंगे, तो ये दोनों नंबर आपके मॉड है। इसका मतलब ये इस तरह से मॉड आपने निकालना है। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? रेंज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 8 है, माइनस मिनिमम वैल्यू आपकी -5 है। यहाँ भी बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, -5 को ब्रैकेट में लिखना। ये माइनस तो आपका फार्मूला में जो होता है ना मैक्सिमम माइनस मिनिमम, वो उस तरह आएगा। तो ये आ जाएगा 8 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा जी 13। तो 13 इसकी रेंज आ गई है। तो ये आपका मीन मीडियन मॉड हो गया। इसकी अब प्रॉब्लम जो पास पेपर में आपके पास कैसे आती है, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। क्वेश्चन ये है कि मीन मीडियन मॉड एंड रेंज of the data of 5 numbers is 10. Find the numbers. यानी मीन भी 10 है, मॉड भी 10 है, मीडियन भी 10 है और रेंज भी 10 है, और वो नंबर्स फाइंड करने हैं आपने। इज़ 10, फाइंड द नंबर्स। वो 5 नंबर्स हमने फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर्स को लेट कर लेंगे। लेट के नंबर आपके पास जो है ना n1 है, n2 है, n3 और n4 और n5, 5 नंबर मैंने लेट कर लिए, n1 n2। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको कहा था इन फार्मूलाज का यूज़ आपको आना चाहिए। कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके पास जो मीडियन है ना वो 10 है, तो सबसे पहले हम मीडियन 10 लिख देंगे दरमियान में। क्वेश्चन में गिवन है कि मीडियन जो है ना वो 10 है। 5 नंबर्स हैं तो एक ही नंबर मीडियन बनता है, 2 नहीं बनेंगे।
दो आपस में, यानी दो आपस में इधर से कैंसिल हो जाएंगे, दरमियान में एक नंबर बचेगा। 5 और नंबर्स हैं ये, अगर इवन नंबर होते हैं तो 2 बचते हैं दरमियान में, उनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। तो 10 ये तो अंडरस्टूड है, जब उसने कहा कि मीडियन इसका 10 है तो मीडियन दरमियान में आएगा, एक नंबर तो आपको आ गया। इसके बाद क्या था जी, उसने कहा मॉड 10 है। मॉड 10 का मतलब यहाँ भी 10 हो सकता है या फिर यहाँ भी 10 हो सकता है, क्योंकि अरेंजमेंट में हम नंबर ने लेट किया है। लेट अरेंज नंबर मैं लिख देता हूँ, अरेंज्ड नंबर आर, अरेंज्ड नंबर्स आर, ये नंबर्स हमने अरेंज करके लेट कर लिए हैं, ठीक है, N1 N2 ये लेट किए हैं। तो अब 10 मैं उधर भी लिख सकता था, N4 की जगह भी यहाँ भी लिख सकता था। अब इसके बाद क्या है जी, जो उसने दिया है कि इसकी जो वो है रेंज है वो 10 है। तो रेंज 10 बनाने के लिए इसका वैसे मल्टीपल आंसर आ सकते हैं, कुछ और भी आंसर आ सकता है। यहाँ पे 15 लिखते हैं तो मैं यहाँ पे, और यहाँ 5, क्योंकि 15 - 5 जो है ना वो 10 होता है। मैंने ये 2 नंबर लिख दिए जिनका डिफरेंस, आप कोई भी और नंबर लेके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ गया, रेंज आपके पास बन गई 10, इनको हमने लेट कर लिया। अब ये नंबर रह गया आपके पास N4, यहाँ पे मैं x लेता हूँ, x लिख लेता हूँ। तो आपके पास जो है ना इनका मीन जो है वो 10 है। मीन अगर 10 है तो सम ऑफ नंबर्स कितना आएगा, 50 आएगा। यानी क्योंकि मैंने आपको बताया था मीन सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डाटा। 5 नंबर्स को मीन से यानी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 बनेगा। तो 5 + 10 + 10 + x + 15 इक्वल टू 50 लेंगे तो आपके पास x की वैल्यू बनती है 10, ठीक है जी। तो यानी ये नंबर जो है ना इसकी जगह पे आपके पास 10 ही आ जाएगा। आपके जो नंबर्स हैं ना वो एक 5 है, दूसरा 10 है, फिर 10 है, तीसरा भी 10 है और ये 15 है। इनका मीन मीडियन मॉड रेंज जो है ना वो 10 आएगा। इस तरह से आपने इस फार्मूला का यूज़ भी सीखना है कि आपको पता होना चाहिए कैसे इन फार्मूलाज को यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्टिव की। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या है, वो हमने बात करनी थी, ड्रॉ पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है जी, सबसे पहले सुन लें। पाई चार्ट जो है ना सर्कल, एक सर्कल में हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। सर्कल के अंदर डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके लिए क्या करना था कि हम ये कर सकते हैं कि एक सर्कल बनाएंगे, उसके अंदर कोई भी डाटा रिप्रेजेंट कर देंगे। उस सर्कल का जो सेक्टर जो है ना, उस सेक्टर का एंगल डिसाइड करता है कि उसमें क्या क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेंटर है, ठीक है जी। और इसके बाद जो है ना हम इसके मैं डिफरेंट सेक्टर बना देता हूँ। एक ये सेक्टर आपके पास बन गया, ठीक है जी, एक ये सेक्टर बन गया है और एक यहाँ पे सेक्टर बन गया इधर से, ठीक है जी। इस सेक्टर्स के जो एंगल्स है ना वो उस डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी का बड़ा एंगल है तो यानी डाटा उसमें ज़्यादा है, छोटे एंगल का मतलब कम डाटा है। इस तरह से इसकी ये पाई चार्ट होता है, किसी डाटा को सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करना, ठीक है जी। इसमें ये होता है कि आपको ना डाटा दिया जाता है, उसमें आप एंगल निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं आपको पहले ना फार्मूला बता दूं एंगल निकालने का। एंगल इक्वल टू होता है इसका, ये फार्मूला याद रखिएगा इसके लिए, पिक्टोग्राम के लिए। एंगल इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी। ये आपको इन दोनों चीज़ें दी होंगी अगर आपने एंगल निकालना है तो। फ्रीक्वेंसी ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 360। इससे आपके पास ये आ जाता है एंगल आ जाएगा। उस एंगल को आप प्लॉट करेंगे और फिर आप इस तरह करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ एंगल्स आ रहे हैं, एक एंगल आपके पास 120 आ गया, उसके बाद दूसरा एंगल जो है ना आपके पास ये मैं बता दूं 80 आ गया, और तीसरा एंगल फिर आपके पास 100 आ जाएगा। इस तरह आप एक सर्कल बनाएंगे, इस तरह से ये सर्कल बना लिया। उसमें ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सेंटर के ऊपर ना आप यूँ एक रेडियस पहले से खुद से ड्रॉ कर दें। फिर अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे रखना है और प्रोटेक्टर से 120 एंगल देखना है कहाँ बनता है। लेट यहाँ बनेगा, इसको आपने इससे मिला देना यूँ, ये आपका एक सेक्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह से ये आपका 120 हो गया। वो जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है ना 120 एंगल को, वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर 80 का एंगल बनाना आपने। अब यहाँ पे आपने प्रोटेक्ट रखना है जो आपकी सेकंड जो आर्म बनी है उसके ऊपर, फिर आपने 80 का एंगल बनाना है। यहाँ पे ये 80 का एंगल हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह अगला आपने 100 का एंगल बना देना है। 100 का एंगल फॉर एग्जांपल आपका जो बनेगा वो बन जाता है यहाँ पे, और बाकी जो एंगल आपके पास बचेगी, थोड़ा सा कम हो गया है यहाँ पे,
तकरीबन। बाकी जो एंगल आपका बच गया वो 360 पूरा हो जाएगा, मेरे ख्याल से 60 बचेगा। ठीक है जी, वो ऑटोमेटिकली ये 60 ही बचना चाहिए आपकी, अगर आपने एक्यूरेसी रखी है इसको ड्रॉ करने में। इस तरह से पाई चार्ट को ड्रॉ करते होते हैं अगर आपने ड्रॉ करना है। वरना जो है ना, एक और बात है इसमें, इस फार्मूला से ही आपको एक और बात पता लगेगी कि जो एंगल की रेशो है ना, एंगल्स की जो रेशो होती है, यानी एंगल ओवर टोटल एंगल इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ये रेशो एक जैसी होती है, फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी की रेशो और एंगल और टोटल एंगल की जो रेशो होती है वो एक जैसी रहती है। तो इस फार्मूला से आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं। वो पास पेपर मैंने क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, वो हम यूज़ करके ना सॉल्व करेंगे, तो तब भी मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद बात करेंगे हम इस पिक्टोग्राम के बारे में। पिक्टोग्राम के बारे में कोई इतनी लंबी चौड़ी डिटेल नहीं है। ये देखें कि आपके पास जो है ना, जो पिक्टोग्राम है उसमें एक पिक्चर होती है जो किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ डाटा को रिप्रेजेंट करती है। अगर उस पिक्चर का हाफ कर देंगे तो डाटा का भी हाफ हो जाएगा, अगर आपने उसका फोर्थ पार्ट कर दिया पिक्चर का तो उसका भी फोर्थ पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से उसका आप बस वो पिक्चर ड्रॉ करते जाएंगे डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसमें वैसे जनरली जो आपके पास क्वेश्चन भी है पास पेपर का, उसमें ये होता है कि आपको एक सर्कल जो है ना, जैसे ये सर्कल दिया हुआ है और ये सर्कल जो है ना आपका 8 जो है नंबर डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, 8 को रिप्रेजेंट करता है, या 8 लोगों को या 8 क्वांटिटीज़ को। तो अगर आपका जो हाफ सर्कल है फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाफ सर्कल वो रिप्रेजेंट करेगा 4 लोगों को, और इसका जो क्वाड्रेंट बनता है यूँ, क्वाड्रेंट आपका रिप्रेजेंट करेगा फिर 2 लोगों को। इस तरह से अगर आपने जितना भी डाटा रिप्रेजेंट करना है, जितने लोग रिप्रेजेंट करने हैं, आप इसका इसी तरह बनाते जाएंगे और वो आप उसके अकॉर्डिंग आप उस यानी कॉलम के अंदर अगर 8 लोग ये है 16 बनाने तो इसके नीचे एक और सर्कल बना देंगे और आपके पास वो 16 हो जाएगा। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपके पास है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बता दूँ कि स्कैटर डायग्राम का मतलब ये होता है कि पॉइंट जो है ना स्कैटर्ड होते हैं, आपके पास डिफरेंट डाटा होता है, उसके पॉइंट ना ये नहीं होता कि किसी एक जगह पे होते हैं, लेट एक यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इस तरह से है, ये है। इनको कुछ इसका क्वेश्चन इस तरह से आता है कि कुछ पॉइंट आपको प्लॉट करके दिए होते हैं, कुछ आपने प्लॉट करने होते हैं खुद से। ठीक है जी, और ख़ुद आप प्लॉट करेंगे और वो उसके प्लॉट करने के 2 मार्क 1 मार्क पहले होता है, फिर इस तरह आपको प्लॉट करके दिया होता है। इसमें आपने बेस्ट फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। बेस्ट फील्ड लाइन के लिए सुन लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि बेस्ट फील्ड लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है कि आपके दोनों तरफ नंबर ऑफ़ पॉइंट एक जैसे होंगे, नंबर ऑफ़ जो पॉइंट एक जैसे होंगे, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी एक जैसा होगा, और फिर आपने इसका कोरिलेशन लिखना होता है। अगर इस लाइन का जो आपने ड्रॉ किया है उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो कोरिलेशन आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, अगर ग्रेडियंट नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी आपका नेगेटिव होगा। कोरिलेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसका कोरिलेशन पॉजिटिव है क्योंकि ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ठीक है जी, ग्रेडियंट पॉजिटिव कैसे पता चलेगा, लाइन के ऊपर चलना शुरू करेंगे तो आप अपने राइट साइड पे जा रहे होंगे, तो इससे पता चलता है कि आपका ग्रेडियंट जो है ना पॉजिटिव है। अगर इसी तरह आपके पास ग्राफ दिया हुआ है और उसमें आपने जो डाटा जो स्कैटर्ड किया हुआ है, जो आपने उसमें पॉइंट लगे हुए हैं इस तरह से लगे हुए हैं कि उनकी जो अरेंजमेंट इस तरह से है, जब हम इसकी बेस्ट फील्ड लाइन बनाते हैं ना तो उसका ग्रेडियंट नेगेटिव बनता है, इस तरह से नेगेटिव ग्रेडियंट बन रहा है। ये अरेंजमेंट है उस डाटा की। तो ये मैं एक रफ लाइन लगा रहा हूँ, लेकिन आपने इस तरह देखना कि दोनों तरफ पॉइंट एक जैसे होंगे, नंबर ऑफ पॉइंट एक जैसे, उनका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी एक जैसा होगा। ठीक है जी, अब इसका नेगेटिव कोरिलेशन है, ये आपका नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा। क्यों, इसका जो है ना ग्रेडियंट नेगेटिव है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। इसके अलावा नो कोरिलेशन होता है। नो कोरिलेशन में डाटा की कोई अरेंजमेंट नहीं होती, डाटा जो है ना वो स्कैटर्ड होता है पूरे ग्राफ के अंदर। इस तरह से पॉइंट आपके स्कैटर्ड होते हैं डिफरेंट जगह पे, आप उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं देख सकते, मतलब कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होती है। बहुत बड़े बड़े क्रॉस में लगा रहा हूँ, पॉइंट के लिए तो छोटे छोटे क्रॉस लगते होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपने ना कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहाँ पे आप लाइन कहेंगे, स्कैटर्ड है बिल्कुल ये पॉइंट्स ना, तो इसमें कह देते हैं नो कोरिलेशन। ठीक है जी, ये 3 टाइप होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास है ना बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, एक्स की वैल्यू देंगे वाई निकालना है आपने, और अगर आपको वो वाई की वैल्यू देंगे तो एक्स निकालना है। वो आपकी बेस्ट फील्ड लाइन पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी जो बेस्ट फील्ड लाइन जो है ना वो बिल्कुल एक्यूरेट है तो फिर आपका आंसर ना एग्जैक्ट आ सकता है, रेंज में आ जाता है। वैसे आपके ना बेस्ट फील्ड लाइन के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते होते हैं। ठीक है जी, तो ये इट इज़ अबाउट स्कैटर डायग्राम। ठीक है जी, तो ये स्कैटर डायग्राम होगी और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नाउ विल डिस्कस पास पेपर क्वेश्चंस। हाँ जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सोनू रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट मिडनाइट एवरी डे फॉर 12 डेज़। ये 12 दिन का टेम्परेचर आपको दिया हुआ है।
और हेयर आर रिज़ल्ट इन ऑर्डर स्टार्ट, यानी ये सारे रेंज में लिखे हुए हैं। सबसे पहले सबसे छोटा लिखा, उसके बाद ये है वी हैव टू फाइंड आउट रेंज। रेंज का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि रेंज क्या होती है, रेंज इक्वल टू आ जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे लिख दें रेंज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर आपका 7 है, मिनिमम आपका -6 है, इस तरह लिखेंगे इसको। तो इट विल बी 7 + 6, आंसर क्या आ जाएगा इसका 13। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ गया 13, यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मीडियन इज़ 1 एंड फाइंड टी। मीडियन वैल्यू 1 है। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं हम, इसमें ये 2 कैंसिल कर दिए, इसमें भी 2 कैंसिल कर दिए, फिर ये 2 कैंसिल हो गए, ये भी 2 कैंसिल हो गए। मिडिल नंबर ढूंढना होता है हमने। ठीक है जी, अब हमारे पास नंबर आ गए 4, 2 कैंसिल करें इधर से, ये भी तो कोई भी नहीं बचेगा, तो इसलिए हम एक एक कैंसिल कर देंगे। 2 नंबर हमारे पास बच गए हैं। जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ़ डाटा होता है ना, इसी तरह 2 मिडिल में नंबर बच जाते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। तो अब करेंगे क्या कि हम इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते होते हैं और मीडियन आता है। तो -1, ये 1 मिनट, ये आ जाएगा जी -1 प्लस टी, दूसरा नंबर टी है, दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया, इक्वल टू मीडियन आ गया 1। ठीक है जी, तो -1 प्लस टी इक्वल टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड टी इक्वल टू 2 + 1 एंड टी इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे टी की वैल्यू 3 आ गई है, जिससे इसका मीडियन 2 बनेगा, 1 बनेगा। अगला भी क्वेश्चन इसी टाइप का मैंने रखा है। ये आपके पास क्या है जी, हेयर आर 8 इंटीजर्स, हमारे पास 8 इंटीजर, मॉड फाइंड करना है, सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू। मैं इसको अरेंज करता हूँ। देखें, सबसे छोटा जो वैल्यू है वो -5 है इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा -5। ठीक है जी, -5 के बाद क्या आएगा, -3 आ जाएगा, फिर आपके पास -3 2 बार है, उसके बाद -1, देन -1, और देन -1 3 बार है -1। अब क्या रह गया आपके पास 2। देख लें, काउंट कर लें कितने नंबर्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, कोई एक नंबर रह गया है -7, सबसे बड़ा छोटा नंबर -7 था इसमें। ठीक है जी, ये यहाँ पे आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ डाटा वो सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, हमने इसका मॉड फाइंड करना है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वैल्यू वो ये है 3, और सॉरी ये 3 बार आ रहा है -1, तो इसका मॉड क्या आ जाएगा आपका, इसमें हम क्या लिख देंगे, मॉड इक्वल टू -1, ये -1 मॉड आ गया। इसके बाद हमने फाइंड करना है मीडियन। मीडियन के लिए क्या करेंगे, मिडिल वैल्यू ढूंढेंगे। मिडिल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम नंबर्स को कट करना शुरू करेंगे। देखें, तो ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे कटिंग करनी है। हाँ जी, यहाँ से 2 नंबर हमने ये कट कर दिए, ये भी कट हो गए, इधर से ये कट हो गया और ये कट हो गया। इवन नंबर ऑफ़ डाटा था तो 2 बचने थे, तो क्या आ जाएगा, -1 प्लस -1, ये आ जाएगा -1 नहीं -3। ठीक है जी, -3 -1 डिवाइड बाई 2, -4/2 -2 आएगा इसका आंसर। ठीक है जी, तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आ गया जी पाई चार्ट का। पाई चार्ट का मैंने आपको बताया था, सारे डिटेल बता दी थी। इसको ड्रॉ कैसे करना है और इसकी जो रेशो होती है वो कैसे होती है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एंगल की रेशो, एंगल डिवाइड बाय 360, एंगल्स की रेशो फ्रीक्वेंसी की रेशो के इक्वल होती है, फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या आप फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी कर लें, या आप इस तरह कर लें कि फ्रीक्वेंसी दोनों पार्ट्स की आपस की जो रेशो होती है, रेशो सेम रहती है हमेशा इसमें। हाँ जी, एंगल की रेशो ये भी इक्वल होती है, और एंगल की रेशो जो फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी होता है वो भी इक्वल होती है। एक जैसे जूनियर और सीनियर की जो रेशो होगी वो एंगल की रेशो के इक्वल होता है। यानी मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि जूनियर, ठीक है जी, और जो सीनियर है, रेशो सीनियर, ये चलो मैं लिख देता हूँ सीनियर। ठीक है जी, इनकी जो रेशो आएगी ये क्या आएगी आपकी, जो इनके एंगल की रेशो है, जूनियर का एंगल 60 है और सीनियर का एंगल बनता है 360 में से इसको माइनस करेंगे, टोटल 360 होता है, तो ये 300 बनता है, तो ये 300 बनेगा सीनियर का एंगल। ठीक है, तो इसको कट कर लेंगे और ये आ जाएगा 1/5। 1/5 आया है,
यानी ये जूनियर और सीनियर की रेशो आपकी 1:5 है। इस रेशो में कितना डिफरेंस है, रेशो वाले चैप्टर में मैंने आपको रेशो के इस तरह के क्वेश्चन करना बताए थे। तो रेशो में कितना डिफरेंस है अभी जो कि ये करंट रेशो है इसके अंदर क्या डिफरेंस है, आपको ये मैं हाईलाइट कर दूँ। इस रेशो का जो डिफरेंस है वो 4 का है, ठीक है जी। अगर 4 के डिफरेंस को हम जो ओरिजिनल डिफरेंस आपका है जो उसने बताया हुआ है 120, आप 120 पे 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 30। यानी इस डिफरेंस को 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 मल्टीप्लाई बाय 1 30 आ गया, और 30 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है ना वो 150 आ गया। यानी आपके पास जो जूनियर्स हैं, जो जूनियर हैं वो कितने हैं, जूनियर इक्वल टू आपके पास आ जाएंगे 30, और जो सीनियर है वो कितने आ जाएंगे, इक्वल टू 150। ठीक है जी। इनका डिफरेंस भी आप देख लें, डिफरेंस कितना आ रहा है इनका वही डिफरेंस 120 का आ रहा है जैसे उसने बताया था। अगर इस पे लिखा होता टोटल नंबर ऑफ़ जो पार्टिसिपेंट या मेंबर्स बताने हैं तो वो 180 बनेगा। ठीक है जी। इसके बाद लिखा हुआ है कि अ लिस्ट ऑफ 8 नंबर्स हैज़ मीन, ये 8 नंबर्स का मीन दिया हुआ है, 5 नंबर्स का मीन ऑल्सो दिया हुआ है आपको। अब क्या करना है कि सम ऑफ 3 नंबर्स हमने फाइंड करना है। आपको मैंने बताया था कि मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू सम ओवर नंबर ऑफ़ डाटा होता है। ठीक है जी। तो सम ऑफ डाटा अगर आपने निकालना है, सम ऑफ डाटा इक्वल टू आ जाएगा आपके पास मीन। ठीक है जी। ये नंबर ऑफ़ डाटा दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ डाटा, इसके इक्वल आ जाएगा ये। ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ डाटा, ठीक है। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन को नंबर ऑफ़ डाटा से मल्टीप्लाई करें सम आएगा। मैं इसी फार्मूला को यूज़ करके मैं लिखता हूँ कि जो सम ऑफ 8 नंबर्स, ठीक है जी, 8 नंबर का सम क्या बनेगा, हम उसके मीन को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन 12 है और नंबर ऑफ़ डाटा 8 है, क्योंकि 8 नंबर्स मैंने आपको बताए हैं, तो ये 96 आ जाएगा इसका सम 8 नंबर्स का। और फर्स्ट 5 नंबर का सम क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। ठीक है जी। फर्स्ट 5 नंबर्स का सम क्या बनेगा, अब मैं इसको क्या करूँगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी 45। ठीक है जी। अच्छा जी। तो मीन ऑफ 8 भी आ गया, मीन ऑफ 5 भी आ गया। अब हम निकालना क्या है, सॉरी सम ऑफ 5 भी आ गया, सम ऑफ 8 भी आ गया। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ 3 रह गए, इनको माइनस कर देंगे। तो जो सम ऑफ 3 नंबर्स बनेगा, एक मिनट, जो सम ऑफ 3 नंबर्स बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो सम ऑफ 8 है 96, उसमें से 45 माइनस कर देंगे आप। तो इसको क्या ये क्या बन जाएगा, 51। 3 नंबर्स का सम 51 बनेगा। अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी पाई चार्ट का है, इसमें ड्रॉ करना है आपने। इसमें मैं एंगल ड्रॉ करने वाला मैंने बताया था, एंगल कैसे फाइंड करना है। एप्पल का उसने खुद ड्रॉ करके दिया हुआ है, और बनाना का हमने ड्रॉ करना है। इसमें ये देख लें पहले टोटल कितना बनता है इसका, ये लिखा हुआ है 60 है इसका टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 60 है। तो फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का, एंगल इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, एंगल इक्वल टू आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी, ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी, ओवर टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 360। इससे आपके पास एंगल आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बनाना की 25 है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 60 है, मल्टीप्लाई बाय 360 करेंगे, इसकी कटिंग हो जाएगी ये, और 6 पे कट होगा। 6 को मल्टीप्लाई कर दें हम 25 से, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 6 5 33 और 12 150 आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा एंगल निकालेंगे। ये तो था आपके पास बनाना, ठीक है जी। अब हम निकालेंगे ऑरेंज। ऑरेंज का एंगल क्या बनेगा, वो आ जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 15 है, टोटल फ्रीक्वेंसी वही 60 है, मल्टीप्लाई बाय 360, इसकी कटिंग होकर ये 6 बनता है, और ये 15 6 90। तो ये एंगल बनेंगे। अब इन एंगल को बनाना कैसे है, आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, मतलब आप पहले देखें, इस यहाँ पे ना मैं आपको हाईलाइट कर दूँ, किसी एक लाइन पे, इस लाइन पे रख ले बेशक प्रोटेक्टर, या आप दूसरी लाइन पे रख लें प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को अलाइन करके ना, 1 2 लाइन होती है दरम्यान में 0 होता है, अलाइन कर लें और एंगल बना दें आप 150 का।
ठीक है जी। और लेट यहाँ पे एंगल बनेगा 150 का, एक ही आपको एंगल बनाना पड़ेगा, दूसरा खुद ही 90 का बच जाएगा। लेट मैं आपको एक प्रॉपर लाइन लगा दूँ यहाँ पे आपका, लेट ये एंगल आपका 150 बनता है, ठीक है जी। ये एंगल आप, ये लाइन आपकी आ गई 150 की, और यहाँ पे एंगल फिर 150 आ जाएगा आपका 150, और ये एंगल फिर आपको ऑटोमेटिकली 90 बच जाएगा, वो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इस तरह से आपने ये ड्रॉ करना है। ये पिक्टोग्राम आ गई है। इसकी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी थी। मैंने कहा था कोई एक पिक्चर दी होती, सर्कल की मैंने एग्जांपल दी थी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सर्कल जो है ना 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक सर्कल 4 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने एप्पल्स में कितने 8 लोग रिप्रेजेंट करने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सर्कल बना देंगे, ठीक है जी। ये 4 लोग हो गए और फिर 4 लोग हो गए, ठीक है। ये 2 सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर देने हैं। और इसके बाद ऑरेंज में कितने 5 लोग हैं, तो 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ये 4 पूरे हो गए हैं। और एक के लिए पहले देखें हाफ़ जो है ना इसका बन जाएगा 2 का, और एक आदमी जो है ना वो क्वार्टर बनाना पड़ेगा हमें। तो क्वार्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह, सॉरी क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है जी। ये क्वाड्रेंट बन गया, ये इसके 5 लोग पूरे हो गए हैं। इसके बाद हमने मेलन जो है ना उसका हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है, टेबल फिल करना है। तो 4 लोग ये हो गए हैं, और ये क्वार्टर कम है, यानी क्वाड्रेंट एक कटा हुआ है सर्कल में से, तो 3 ये हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी, 7 बनेगी। तो यहाँ पे टेबल में हम 7 लिख देंगे। बनाना की फ्रीक्वेंसी भी हमने बतानी है कितनी, 4 के 3 सर्कल हैं, तो ये 12 बनेगा, ये भी हम फिल कर देंगे इसको। इस तरह से आपके ये मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो राइट डाउन द मॉड बताना है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी बनती है, बनाना की। तो आप फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं लिखेंगे, तो टेबल हमने पिक्टोग्राम पूरा कर दिया। अब जो इसमें हम मॉड लिखेंगे ना, वो लिखेंगे बनाना, जो सबसे ज़्यादा बार है। ठीक है जी, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है जी, अ बैग कंटेन 10 प्लम्स और मीन ऑफ 6 इज़ 50 एंड मीन ऑफ 4 इज़ 40। देखिए मैंने आपको वही फार्मूला जो बताया था, आप पहले लिखिए सम, हमने निकालना है मीन ऑफ 10। तो हम पहले क्या करेंगे, सम लिखेंगे, सम ऑफ 6 इक्वल टू जो इसका मीन है मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, यानी मीन मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ डाटा 300 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे सम ऑफ़ 4, ठीक है। सम ऑफ़ 4 कैसे आएगा, 4 का जो मीन है 40 मल्टीप्लाई हम इसको 4 से कर देंगे, तो ये आपके पास 4 4 से कितना आ जाएगा, 16 160 आ जाएगा, ठीक है जी। 160 इसका आंसर आ गया। अब टोटल क्या आएगा, सम ऑफ़ 10 क्या आएगा, जो सम ऑफ़ 4 है और जो सम ऑफ़ 6 है, सम ऑफ़ 10 बना देंगे ऐड करके, यानी 300 को हम ऐड कर देंगे 160 में, ठीक है जी। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 460। अब 460 बन गया है। हमने निकालना क्या है, मीन। तो मीन इक्वल टू आ जाएगा सम ऑफ डाटा और नंबर ऑफ़ डाटा। सम है 460, 10 नंबर्स का, टोटल नंबर ऑफ़ डाटा 10 है, 46 ग्राम जो है ना, ये इसका आंसर आ जाएगा जो मीन का। अब ये देखें, हमने बार ग्राफ का मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया था, हमने इसको काउंट करके, पहले इसके टैली मार्क भी बता दूं मैं आपको कैसे ड्रॉ करने हैं, और फ्रीक्वेंसी भी बता देता हूं। ये वैसे ग्रुप डाटा है, मैंने वैसे ही इसको ग्रुप डाटा बनाना कैसे होता है ये बताना है, ताकि ग्रुप डाटा की बाकी चीज़ें हम सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको पहले काउंट कर दूँ ये सारे। ये देखें, पहले सबसे पहले मैं यहाँ पे कितने कलर्स हैं, ब्लू ग्रे, 5 कलर्स हैं। हम 5 कलर से शुरू करते हैं, पहले रेड से शुरू कर, सॉरी ब्लू है, तो पहले ब्लू से शुरू करते हैं हम। यहाँ पे ब्लू कितनी बार लिखा हुआ है, 1 2 और 3 4 5, ये 5 टाइम्स हैं, ठीक है जी। टैली मार्क में ये करते होते हैं कि टैली मार्क में हम इस तरह 5 लाइन से करते हैं, 1 2 3 4 और 5 ऊपर आती है इसके, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी में यहीं पे लिख देंगे। अगर टैली मार्क में आपने इससे ज़्यादा लिखना तो आगे लाइंस लग देंगी, 5वीं लाइन ऊपर लगानी है बस, वैसे आपने लाइनें लगाते रहना है। इसके बाद क्या है आपके पास, येलो के बाद ब्लू के बाद क्या है, ग्रे। तो ग्रे की जगह पर मैं ब्लैक लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो ब्लैक सर्कल लगा देंगे इस पर, ग्रे वाले पे। तो सबसे पहले ग्रे कहाँ लिखा हुआ है, ये ग्रे है, ठीक है जी। दूसरा ये भी ग्रे है, 2 हो गए हैं। और आप काउंट कर लेंगे इनको, ये 3 और बस ये ग्रे हैं 3।
तो 1 2 3 और ये यहाँ पे 3 आ जाएगा। इस तरह से हमने ये सारा टेबल फिल करना है। हाँ जी, तो ये मैंने सारे काउंट करके ना यहाँ पे टैली मार्क भी लिख दिया। जैसे 8 लिखा है तो ये 5th लाइन ऊपर आ गई है, 3 एक्स्ट्रा लगा दिए हैं। तो ये आपका टैली मार्क भी हो गया और फ्रीक्वेंसी टेबल भी फिल हो गया है। सारे कलर्स मैंने गिन के लिख दिए हैं। अगर हम इनको देखें, अगर आपने वेरीफाई करना है इन सब को, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है ना, ये समेशन एफ कहते हैं इसको, ये 24 बनेगा। यहाँ पे दिया भी होगा कि 24 कार्ड्स हैं टोटल। तो ये आपका टोटल सेम बनना चाहिए। अब इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी पे। मैंने अभी ये लिख दिए हैं आपको पहले ही, वाई एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी लिख दी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 तक है ना, तो 1 से लेके हम 8 तक लिख देंगे। अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हम एक ब्लॉक जो है ना 2 को रिप्रेजेंट कर देगा, इस तरह ड्रॉ कर देंगे। अब सबसे पहले हम बार ड्रॉ करेंगे ब्लू का 5, तो ब्लू का बार ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, बार आपने ऐसे ड्रॉ करनी है। ब्लू की फ्रीक्वेंसी 5 है, यहाँ से देखें ये 5, ये 5 और ये मैं आपको ये ड्रॉ कर दिया बार, इसका आपका ब्लू का हो जाएगा। और इसके बाद आप ये देखें बार आपके ज्वाइन ना हो। ग्रे का बार कितना है, ग्रे की फ्रीक्वेंसी 3 है। मैं इसका 3 का बार ड्रॉ कर दूंगा। ये जैसे ये सीधी लाइन इसकी यहाँ से आ जाएगी और यहाँ से ड्रॉ करके हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है जी, ये आपका ग्रे का आ गया। अब रेड की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है, तो आप 6 का बार ड्रॉ कर दें। बार्स आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है जी, और इस तरह ड्रॉ करना है कि आपका जो ये नेम है ना, ये दरमियान में आता होता है, नेम बार के दरमियान में आता है हमेशा। ये 6 की फ्रीक्वेंसी यहाँ तक बनती है, ये यहाँ तक आ गया बार इसका। ठीक है जी, सिल्वर का आपका 8 का बनेगा, तो इसको हम लाइंस को 8 से 8 तक लेके जाएंगे यूँ यहाँ से। ठीक है जी, दूसरी लाइन बार कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये इधर से ये आपका 8 का बार कंप्लीट हो गया। हर बार को अलग अलग करना है, ज्वाइन नहीं करना। अब इसके बाद 2 का बार है वाइट का, ये आपका 2 का बार आ जाएगा, ये दरमियान में आएगा जो भी होगा ना। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने बार ग्राफ ड्रॉ करना कि आपस में ज्वाइन ना हो, गैप भी होगा और तो जो फ्रीक्वेंसी वही कर देंगे। ये दो क्वेश्चन एक जैसे हैं। और ये देखें, उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन रह जाता है उसका स्कैटर डायग्राम का। इसका क्या है, ओल्गा राइट्स लिस्ट ऑफ 5 नंबर्स, मीडियन दिया हुआ है 12 है, मॉड 11 है, रेंज जो है वो 10 है, और इस जो सम ऑफ नंबर्स है वो 75 है। ठीक है जी, हमने 5 नंबर्स फाइंड करने हैं। हम लेट करेंगे 5 अरेंज्ड नंबर। ठीक है जी, लेट 5 अरेंज्ड नंबर इसलिए लेट कर रहे हैं कि ताकि हम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अरेंज भी कर सकें इसको। अरेंज्ड नंबर्स आर n1 n2 n3 n4 और ये n5। तो उसने दिया हुआ है मीडियन। सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करता जाऊँ साथ साथ, ये मीडियन है। मीडियन हमेशा मिडिल में होता है, इसको यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया। उसके बाद दिया हुआ उसने मॉड ये दिया हुआ है। मॉड क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड, यानी कम से कम 2 बार तो ये ज़रूर होगी। ठीक है, 2 बार ही हो सकती है। यहाँ पे 2 नंबर बचते हैं इससे पहले सिर्फ हमारे पास, ये पूरा हो गया। इसके बाद दिया हुआ है उसने रेंज कितनी है, 10 है। मैं यहाँ पे रेंज को हाईलाइट कर दूँ, रेंज 10 है। 10 कैसे बनेगा, अगर रेंज 10 है तो मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम आपका 10 बन रहा है। n5 में से 10 माइनस करके किया तो ये बना था आपका। तो कौन सा नंबर है जिसमें से 10 माइनस करे तो आपका 11 बचेगा, वो 21 है। ठीक है जी, आप यहाँ पे 21 लिख देंगे। अगर आपने प्रोसेस करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी आपका n5 माइनस 11, ठीक है जी, इक्वल टू आपका कितना बनता है, 10। रेंज इसी तरह आती है। तो n5 आपका कितना आ जाएगा, 10 + 11, ये आपका 21 आ गया। अब इस नंबर को हम n4 ही रखेंगे। सम हमारे पास दिया हुआ है 75 है, तो हम क्या करेंगे, 11 + 11 + 12 + n4 और +21 = 75। अब बाकियों को ऐड करके माइनस कर देंगे तो आपके पास n4 आ जाएगा। और n4 क्या आ जाएगा आपके पास, इन सब को ऐड करके माइनस करने से 20। ठीक है जी, 20 आ जाएगा। तो 5 नंबर जो भी आपके थे वो क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 11 है, फिर 11 है, फिर 12 है, और इसके बाद क्या है जी आपके पास, 12 के बाद 20 है, और लास्ट नंबर आपका 21 है, जिसमें जो आपकी सारी कंडीशन पूरी हो जाती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है 5 नंबर्स हैं, उनका मीन 17 है। ठीक है जी, कंडीशंस क्या क्या हैं मैं आपको कंडीशंस बता देता हूँ। देखिए, ये सबसे पहले लिखा हुआ है कि नंबर्स आर लिस्टेड इन ऑर्डर साइज़ में लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम स्मॉलेस्ट। आप स्मॉलेस्ट उसको स्मॉलेस्ट से शुरू करके उसको लिस्ट करके देंगे। तो अब ये लिखा हुआ है 3 स्मॉलेस्ट नंबर्स आर इक्वल।
ये तीनों नंबर आपस में इक्वल है। अगर स्मॉलर नंबर है हम फिर वही नंबर लेट कर लेंगे ना इसमें तरतीब से, ये N1 N2 N3, ठीक है जी, N4 और N5 ये नंबर लेट कर ली, इनके नीचे मैं लिखने लगा हूँ। लेट कर लेंगे स्मॉलेस्ट x है, लेट जो स्मॉलेस्ट है वो इक्वल टू x है, तो ये x आ जाएगा, यहाँ भी x आ गया, और ये 3 नंबर तो आपके पूरे हो गए हैं। अगर अगली कंडीशन क्या लिखी हुई है, मिडल थ्री नंबर्स ऐड अप टू 35। इसका मतलब मिडिल 3 नंबर हमारे पास ये N4 तो नहीं है, N4 यहाँ से निकलेगा x की फॉर्म में, तो वो क्या आएगा कि x प्लस x 2 नंबर्स ये हो गए, और तीसरा नंबर आपका N4 है, मिडिल 3 नंबर्स हो गए, इक्वल टू आ जाएगा आपका 35। तो इसके लिए आप ये देखें कि N4 आपका बनता है 35 माइनस 2x, ये x प्लस x 2x बनेगा, उससे जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये आप लिख देंगे 35 माइनस 2x, और जो N5 है आपका वो क्या बनेगा, वो लिखा हुआ है, मैं दोबारा हाईलाइट कर दूँ इसको, कि लार्जर नंबर 4 टाइम द स्मॉलर नंबर, तो जो लार्जर नंबर है ये स्मॉलर x है, तो इसका 4 टाइम 4x बनेगा। अब ये दिया हुआ है मीन 17, तो सम कितना बनता है, सम ऑफ 5 इक्वल टू आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 85। अब क्या बनेगा आपका 85 अगर मीन बन गया, इसका सम बनता है, तो हम करेंगे जी इन सब का सम, यानी x प्लस x प्लस x प्लस 35 माइनस 2x, ठीक है जी, जो आपका 4th नंबर था, और प्लस 4x इक्वल टू आपके पास बनता है टोटल सम 85। x कितने हो गए हैं, ये टोटल 3 7 5 रह गए हैं, तो आपका 5x इक्वल टू आ जाएगा 85 माइनस 35, x इक्वल टू आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 5, और आंसर आपका आ गया 10। तो नंबर्स आर 10 10 फिर 10, और ये 35 माइनस 2x 20 निकाल देंगे तो ये 15, और 4 टाइम ये 40, ये आपके सारे नंबर्स पूरे हो गए हैं। ठीक है जी, ये लास्ट क्वेश्चन आपका, मैंने आपको इसके बारे में बताया था एक्सप्लेनेशन में, कि इसके बारे में बताया था स्कैटर डायग्राम मैंने कहा था कुछ नंबर प्लॉट करने होते हैं। प्लॉट कैसे करेंगे, देखें मिड डे टेम्परेचर जो है वो 21 है, और दूसरा जो टेम्परेचर है आपका 8 है, ठीक है जी। तो मिड डे कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स एक्सिस पे आपका 21, और वाई एक्सिस पे 8। एक्स एक्सिस का 21 बनता है आपका, यहाँ 2 बॉक्स आपका रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये 10 बॉक्सेस 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 2 बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ से मैं लेके चलूँगा इसको, ठीक है जी, और 8 तक लेके चलेंगे। 8 कहाँ बनेगा जाके, इससे 2 बॉक्स, ये 9 और ये 8 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है जी। ये प्लॉट कर दिया आपने एक और पॉइंट, इस तरह करके आपने सारे प्लॉट करने हैं। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने सारे पॉइंट्स जो है ना ये प्लॉट कर दिए हैं, पहले मार्क्स आपके इसको प्लॉट करने के हैं, ठीक है जी। ये प्लॉट कर दिया इन सबको, और 5 पॉइंट्स प्लॉट कर दिया, वो उसके 2 मार्क्स है। इसके बाद लिखा हुआ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द मिड डे टेम्परेचर एंड द नंबर ऑफ कप्स हॉट चॉकलेट। अब ये देखें इसका जो रिलेशन बनता है वो बनता है, अगर इस पर बेस्ट लगाएंगे ना नेगेटिव ग्रेडियंट की बनेगी, तो इसका कोरिलेशन क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन आप लिख देंगे यहाँ पे लिख दें आप नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। ये नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा इसका। इसके बाद क्या करना है आपने, बाय ड्राइंग बेस्ट फिट लाइन ऑफ बेस्ट फिट एस्टिमेट द नंबर ऑफ कप्स ऑफ हॉट चॉकलेट सोल्ड व्हेन मिड डे टेम्परेचर इज़ 17। मिड डे का टेम्परेचर 17 दिया हुआ है, पहले हम बेस्ट फिट लाइन लगाएंगे, 1 मार्क उसका है, उसके बाद ये फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए मैंने कोशिश की है कि ये बेस्ट फिट लाइन बन जाए, ये आपको ड्रॉ कर दी है। इसमें ये होता है कि नंबर ऑफ़ पॉइंट्स जो है ना दोनों तरफ एक जैसे हों, उनका कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस भी एक जैसा हो, और जो है ना जितने उसके दूसरी तरफ के पॉइंट करीब करीब हो उतने ही इस तरफ भी करीब हों पॉइंट, नंबर ऑफ़ पॉइंट सेम होने चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट ये है कि हमने फाइंड करना है 17 टेम्परेचर पे क्या है बेस्ट फिट पे, आपको अपने बेस्ट फिट के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो 17 देखते हैं कहाँ बनता है, ये आपके 15 आ गया, फिर ये 16, यहाँ पे आपका 17 बनता है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है जी, ये यहाँ पे आएगा, और इसके बाद हम टेम्परेचर ये बताएंगे कि ये कितना है। ये देखें
9.5 आ रहा है, ठीक है जी। आप यहाँ पे लिख देंगे 9.5 तक अप्रॉक्सीमेट टेम्परेचर है ये। इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं जो आपके जो इसके हैं स्कैटर डायग्राम की, ठीक है जी। इट वाज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमारे पास पेपर 1 के क्वेश्चन थे। बार ग्राफ का मैंने आपको बताया, स्कैटर डायग्राम का था, और इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया है वो पिक्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी टेबल है, और ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। पाई चार्ट भी हमने डिस्कस किया। तो होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।